Good afternoon, ma'am. There are common subjects. Good afternoon. Good afternoon. Because there are common subjects, तो रहेगा ही HR है तो, लेकिन I'll try to जो तुम्हारा HR मेन बिजनेस है, ये पेपर है ना नेहा मैम का है. देखो है ना HRM होगा. और आयमा का जो रूटीन है वो जो सिलेबस जो भी होता है थोड़ा एग्जॉस्टिव होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से कवर किया रहता है, इसीलिए नहीं उसके अलावा होगा. देखो HRM देखो मैम ना बोलो. मैम एक क्वेश्चन था, हम लोग का रिजल्ट आ गया ना, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे सीजीपी को? अच्छा वो तो उसका दो फॉर्मूला होता है. ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, जितेंद्र सर से पूछना होगा. आई कांट से इट माय सेल्फ. ठीक है उनसे पूछ Okay. के आपको तो कैसे कन्वर्ट करना है ना मैम का. एचआरएम तो काफी एग्जॉस्टिव होगा. इन वर्कशॉप आई विल ट्राई टू कवर. मैम वर्कशॉप में मतलब क्या इसमें क्या होता है? देखो एचआर वर्कशॉप बेसिकली वैसी चीजें हैं जो कि एज एन एम्प्लॉय फ्यूचर एम्प्लॉय यू शुड नो. आपको इतना एचआर मालूम होना चाहिए. एचआर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके सिलेबस में कुछ है या आपका कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस है और वो उसको कवर करना इम्पोर्टेंट है, बट वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए. कुछ चीजें हैं जो आप जानते, कुछ चीजें हैं जो आप सुने हैं, लेकिन आप उसको एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट नहीं कर पाते हैं. जैसे बोर्डम, ये वर्ड सुने होंगे. सुने हो बोर्डम क्या होता है? बोर हो रहे हैं. ठीक है समझ में आया. बोर हो रहे हैं. हमें हर कोई ये वर्ड यूज करता है. फटीग ये भी वर्ड यूज करते हैं आप. इसका क्या मतलब है? थक जाना. बोर होने का क्या मतलब होता है? It's a kind of mental dullness. कह सकते हैं it's a kind of mental dullness. ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके आप अभी यहाँ से निकल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, एचआर में ज्वाइन करो, there are certain basic things which you should know about the human resource. क्योंकि तुम अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो तुम ह्यूमन रिसोर्स बन के जाओगे ना, राइट? तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ह्यूमन रिसोर्स बन के जाओगे. प्लस एचआर वर्कशॉप पढ़ने के टाइम पे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एचआर वर्कशॉप you will come across the answers of those questions which are asked to everyone. लेकिन उसका आंसर आप डिफरेंट कर सकते हैं. जब आप किसी भी चीज की टेक्निकलिटी समझते हैं, हर चीज देखो काउ पे ऐसे तुम भी लिख सकते हो, काउ पे ऐसे 5th क्लास का बच्चा भी लिखता है, लेकिन तुम जो ऐसे लिखोगे उसका एंगल अलग होगा. इम्पैक्ट छोड़ो, एंगल अलग होगा. तुमको अगर सिर्फ काउ पे ऐसे लिखने के लिए आया तो तुम ये तो नहीं लिखोगे कि काउ का 4 पैर होता है, तो सिंह होता है, ये तुम नहीं लिखोगे. तुम लिखोगे कि वो एनिमल क्या है, किस टाइप का एनिमल है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हमारे रिलीजन में या हमारे कल्चर में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है उसका इकोनॉमिकली वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है, रिलीजियसली वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है, सेंटिमेंटली वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है, सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या है, कितने जगह उसका काउ का जो पालन होता है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है. तुम्हारा एंगल कंप्लीटली अलग होगा उस चीज को देखने का, राइट? यही होता है कॉमन क्वेश्चंस का आंसर. जब आप पढ़ते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे पीजीडीएम को 2 ही साल का कोर्स है, एक खत्म ही हो गया सेमेस्टर, एक सेमेस्टर और पढ़ोगे और फिर एक और सेमेस्टर पढ़ोगे, उसके बाद तुम लोगों को हड़बड़ी हो जाएगी निकलने की, नौकरी की, राइट? पीजीडीएम एमबीए बहुत लंबा कोर्स नहीं होता है.
ये देखते देखते खत्म हो जाता है और सब कुछ रिवाइज करने तक का भी टाइम शायद नहीं मिलता है। ओके, सो डोंट थिंक कि फर्स्ट ईयर में हो अभी तो थोड़ा इजी चल रहे हैं। नो, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, अगला साल कैसे आ जाएगा मालूम नहीं चलेगा। इसका यही फर्स्ट टाइम पता नहीं कब खत्म होते हैं, रिजल्ट भी आ गया। फर्स्ट सेम ऐसे ही खत्म होता है, फोर्थ सेम भी ऐसे ही खत्म होता है। जो थोड़ा लगेगा तुमको कि तुमने टाइम दिया वो सेकंड और थर्ड सेम का ही होता है। So, there are certain common questions which are asked to everyone, but your answer can make the difference. जैसे सबसे ये पूछा जाता है, why should I hire you? पूछा जाता है ना? यस मैम। Why should I hire you? 5 साल के बाद Where do you see yourself 5 years down the line? ये भी एक common question है जिसने बोला। Where do you see yourself 5 years down the line? लास्ट में तुमसे ये भी पूछा जाता है कई लोगों से कि what is your expectation from the company? पूछा जाता है ना? या किसी टाइप का ये बेसिक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसका आंसर तुमको उतना बेसिक तरीके से नहीं देना है। अब आप सोच लीजिए कि 40-50 लोगों से अगर एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जान ही रहा है ना। हम इस पे वर्ड पे मार्क देता होगा जो नो, योर एटीट्यूड, योर एंगल, वर्ड पे क्या मार्क करेगा? वर्ड तो ऑब्वियसली तुम टेक्निकल स्टूडेंट हो तो तुमसे ये एक्सपेक्टेड है कि तुम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो मैनेजमेंट वर्ड यूज करो। तुमको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तुम ऐसे किसी से लेमैन की तरह नहीं यूज कर सकते हो कि हम बोर हो रहे हैं तो थक गए तो बोर हो रहे हैं, ऐसे नहीं बोलोगे तुम। ठीक है, तुमको फटीग होगी तो तुम रेस्ट लेना चाहोगे, बोर्डम के बाद तुम रेस्ट नहीं लेना चाहते। जब तुम बोर हो रहे हो यू विल सीक सम चेंज। तुम किसी नए एवेन्यू में जाना चाहोगे, यू वुड वांट टू गेट इनटू समथिंग न्यू। और जब आप फटीग हो रहे हैं तो आप रेस्ट करना चाहेंगे। फटीग क्यों होता है? फटीग होता है जब ब्लड में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है, बहुत आप 4-5 रातों से लगातार नहीं सोओगे, ठीक है, तो 6th डे यू विल फील अ ब्रेकडाउन काइंड ऑफ थिंग, फटीग लगेगा तुमको। तो उस तरीके से जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ये यूज होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में फटीग बढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे वर्कशॉप में पढ़ेंगे। टेक्निकल डिफरेंस समझो, टेक्निकल डिफरेंस से को यूज करके अपना आंसर फ्रेम करो। एंड हाई टाइम यू पीपल स्टॉप टॉकिंग लाइक अ लेमैन, है ना। आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो क्या होता है कि ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनकी डिग्री बचा देती है। ठीक है, ग्रेजुएट है, आपको आपकी डिग्री लेट डूबेगी कि पीजीडीएम करके आया और इसको आता नहीं। अंडरस्टूड? पीजी डिग्री है और इसको आता नहीं है ये चीज, इसीलिए फॉर पीजी स्टूडेंट पीपल विल नॉट लेट यू कि ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब होता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, ये तो सब बोलेंगे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम अ क्विक लर्नर, ये सब गूगल का छापा हुआ आंसर्स। यस, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस हर चैप्टर जो एचआर वर्कशॉप में पढ़ाया जाता है या फॉर दैट मैटर एचआर में पढ़ाया जाता है, उससे आपको ये चीज समझना है कि कोई चैप्टर आपसे क्या बोलना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। हर चैप्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। जैसे आज हम चैप्टर शुरू करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट एचआर एक्टिविटी है। एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को बहुत टेक्निकली कैरी आउट करता है। क्यों करता है, क्या कारण, कुछ रह गया तो उससे क्या होगा, कोई एरर चला गया तो उससे क्या होगा, रिक्रूटमेंट कितने टाइप का होता है, क्यों इतने टाइप का रिक्रूटमेंट किया जाता है, एंड थिंग्स लाइक दिस। अंडरस्टूड? So towards the end of the HR workshop, it has a limited time. Obviously, it will not go on for the entire semester. So towards the end of the HR workshop, you'll be able to. I hope that you will be able to get technical aspect of human resource. HR is a technical subject, जो लोग समझते नहीं हैं, right? तो आपको वो सारी चीजें सीखनी है। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ाएंगे,
परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे तुमको ये समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है और मॉडर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजल भी है। अभी जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चल रहा है वो है 360 डिग्री मेथड, 360 डिग्री अप्रेजल और बार्स मेथड। क्यों ये मेथड आया, क्यों ट्रेडिशनल को हमने साइडलाइन किया, वो चीजें क्यों चेंज होती हैं, क्यों, व्हाई इज द चेंज बीइंग सीन? 360 में क्या बताएंगे, अप्रेजल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ये बड़ा प्रोसेस है। अभी तुम्हारा जनरेशन एक बहुत बढ़िया चेंज देखा सामने से, जो कि जिसने कि बिजनेस को कंप्लीटली चेंज किया, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो। पैंडेमिक, कोविड देखा तुमने? हम ये भी तो जो चाइना के ऊपर जो बैन लगा था वो भी तो एक तो एक्सटर्नल फैक्टर, हर चीज चेंज है, एवरीथिंग इज चेंज। अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, क्या इससे हमारे गैस और पेट्रोलियम को फर्क नहीं पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ेगा। उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारा गेहूं आता है वहां से, यूक्रेन से। अब यूक्रेन की ये हालत है तो ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नुकसान होगा। अब ऐसी चेंजेस के लिए यहाँ जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उसके रिलेटेड, क्या उनको अपना बिजनेस मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडिफाई करना पड़ेगा का मतलब है कि आपके काम करने का तरीका मॉडिफाई करना होगा, और काम करने का तरीका मॉडिफाई करना होगा तो इट मींस कि आपको मेथड्स मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए वी शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न मेथड्स। एक टाइम था, बोलो। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसकी कमी हो जाता है कोई चीज की, जैसे चिप्स ही बना रहा है तो बाहर से अगर आता है, अगर यहाँ पे नहीं तो प्रोडक्ट तो कमी बनेगा। वो तुमको क्राइसिस फील होगा मार्केट में। कभी नहीं सुने हो कि द मार्केट इज आउट ऑफ स्टॉक? ये क्राइसिस तुमको फील होगा। कई जगह पे किसी किन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट नहीं होता है, जैसे मास अपॉर्चुनिटी। देखो ये अभी आज का क्लास भी थोड़ा लाइट ही रखो, धीरे धीरे चलना। बिजनेस को देखा जाता है, एक एनालिसिस होती है, पढ़ोगे शायद ये पढ़े हो? SWOT एनालिसिस पढ़े हो? बताए थे हम? यस। मैम फिर से बोलिए तो सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ ये एनालिसिस होता है जो कंपनी अपने बारे में करती है। SWOT एनालिसिस, इसको SWOT के नाम से जानते हैं। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये कंपनी का अपना होता है, ठीक है? यानी इंटरनल फैक्टर है स्ट्रेंथ और वीकनेस। हर इंसान में अपना स्ट्रेंथ होता है और ये वीकनेस होता है, और हम चाह के भी कई बार, a lot of times we cannot conquer our weakness, ये फैक्ट। लेकिन वीकनेस से फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अपने वीकनेस से हम लोग ये पढ़ाई करते हैं, ठीक है? हम पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चों का स्ट्रेंथ क्या होता है कि वो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, उनको याद बहुत जल्दी होगा। कुछ का स्ट्रेंथ क्या होगा, जो याद किया हुआ है वो रिटेन बहुत दिनों तक करेंगे, एक बार पढ़ लिए तो फिर अच्छा खासा लंबा टाइम तक उनको याद होगा। कुछ का स्ट्रेंथ क्या होता है? राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड उनका स्ट्रेंथ होता है। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं पर वो लिख भी रह पाते हैं तो उनका पेपर ही छूट जाता है, ठीक है? ऐसी टाइप की चीज। तो मेरे कहने का मतलब कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है? और हमारा वीकनेस है, अब जैसे कि पढ़ बहुत लिए और लिख नहीं पा रहे। राइटिंग की जब बात आती है then you are slow at writing, या फिर आप जितना अच्छा से पढ़ते हैं बुक से उतना कॉम्प्रिहेंसिवली आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? ये भी एक प्रॉब्लम है, वीकनेस है। कुछ लोगों का वीकनेस ये होता है कि वो हड़बड़ी में जल्दी याद नहीं कर सकते,
जैसे उनको टाइम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए याद करने के लिए। हमारे अंदर अपना स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है। वीकनेस से फाइट करने का सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप ये एडमिट कीजिए कि आप में ये वीकनेस है, फाइंड आउट कीजिए। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तुम तब निकालोगे ना जब तुमको पता होगा कि ये प्रॉब्लम है। तो आप समझिए, क्योंकि हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है, तो इट्स ओके। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्वॉट एनालिसिस, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई स्ट्रेंथ होती है। जैसे मान लो उसके पास वो कैपिटल रिच है, कैपिटल है, नई टेक्नोलॉजी खरीद सकता है। कुछ का अपना स्ट्रेंथ होगा कि उसका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है। कुछ का अपना ये स्ट्रेंथ है कि उसकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छी है। जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज के डेट में जितनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मैकिंसी, डेलॉयट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव द बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बेस्ट 20 स्कूल्स के लोग जो होते हैं उनको ये हायर करती है, तो ऑब्वियसली दिमाग तो वहीं से आएगा। बीसीजी कंपनी है, बीसीजी, ये बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ोगे तुम लोग अभी, बीसीजी। हाँ, तो जो स्किल्स होता है उसके हिसाब से ही लेते हैं ना। अब आईएम के बच्चों को लेंगे तो आईएम के समझ सकते हो तुम पेमेंट। जैसे इस बार आईएम अहमदाबाद के 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें बीसीजी में। बीसीजी मैट्रिक्स, वहाँ के लोग, ये कंसल्टेंट कंपनी, ठीक है, ये बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, ये कंपनी, इसका एक मैट्रिक्स है जो आप लोग पढ़ेंगे अभी। तो these are the main heads, main brains of consultant management consultants। तो ये लोग जो थ्योरी देते हैं, ये लोग जो बताते हैं, वो हम लोग बुक्स में पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या है। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल होता है। किसी का इंटरनल पॉलिसी अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, मेथड्स अच्छा है, वर्किंग स्टाइल अच्छा है, कल्चर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारी चीजें होती है। वो भी तो तुम लोग को पढ़ाने का मौका खास मिला नहीं, वरना वहाँ पर क्लाइमेट और कल्चर जानना चाहिए। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बता देंगे। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये दोनों कौन सा फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट नहीं करते, अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में जो आपको समझना होता है। और थ्रेट भी मार्केट में होता है। थ्रेट की मतलब डर। कोई कोविड वाज अ थ्रेट कि भाई अब ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा ही है, ये बंद हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, वो थ्रेट था ना बहुत उसके लिए। जीएसटी से बड़े व्यापारी तो खुश थे, छोटे तो नहीं थे। डिमोनेटाइजेशन से भी छोटे जो एमएसएमई वाले लोग थे, जिनका मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश में होता था, those people were not happy, क्योंकि उनका बहुत पैसा रह गया, they ran out of money, उनको बहुत ज्यादा, उनका ट्रेड पूरा गड़बड़ हो गया। So the change is inevitable, change होगा। A good organization is one which converts threat into opportunity। जैसे अब हमारा जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है ना। कई जगह पे तो इंस्टॉलेशन हो भी चुका है, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह के पास, एयरपोर्ट वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुका है। और हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे, बहुत तेजी से मार्केट चेंज होगा। कुछ लोग अभी कार खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि शायद वो ऑब्सोलीट हो जाए। या फिर वही लेंगे। वो तो नहीं सस्ता होता। मैम बोलो। मैम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं, फेल हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसका चार्जिंग स्टेशन वगैरह का भी चक्कर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्रिएट करती है तो ये सोच के, मैम टाटा का सेल होता है, टाटा का ईवी आता है। आता तो है ही, आ तो गया ही है। ये टाटा का दिल्ली वगैरह में है स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन है दिल्ली में। यहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन। तो वो धीरे धीरे करके स्टैब्लिश किया जाएगा। क्या वो थ्रेट नहीं था? उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की। अब मान लो कि कोई कंपनी समझने को ही तैयार नहीं हो कि
चीजें चेंज हो रही हैं, मार्केट चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और वो वही पेट्रोल और डीजल बनाती रह जाए, वो हैम्पर करेगी कि नहीं करेगी? करेगा। केस स्टडीज में एचएमटी वॉचेस, इट फेल्ड। एक टाइम पे ये बहुत बड़ी कंपनी थी, एक टाइम पे ये फेल की क्योंकि ये चेंज को केटर नहीं कर पाई, एंड ऑल इज नोकिया एंड्रॉइड आने के बाद उसको समझ में नहीं आया, वो वैसे ही बनाते रहे। ठीक है, it is because that sometimes they falter on market planning, sometimes they falter on the environmental scanning. ठीक है, इसीलिए जो टॉप मैनेजमेंट लेवल आपको पढ़ाए थे ऊपर पिरामिड पे सबसे ऊपर, उस टॉप मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आपके एनवायरमेंट में आसपास क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आने वाला है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करने वाली है जिससे आपका बिजनेस इंपैक्ट होने वाला है, तो आप अपने बिजनेस को उसी हिसाब से तैयार कर दीजिए। नहीं तैयार करेंगे तो चेंज तो आएगा, आपका कॉम्पिटिटर्स चेंज लाएगा और आप रह जाएंगे। ओके, सो लाइक दिस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का और भी एग्जांपल हो, देखो रिक्रूटमेंट जितना ऑनलाइन का अभी सिस्टम हो गया पैंडेमिक के बाद, इतना नहीं था, पहले भी कोर्सेज वगैरह चल रहे थे, ज्यादा बेनिफिट हो गया। हाँ, आईटी कंपनीज की, लेकिन अगर पैंडेमिक नहीं होता तो 100% को वर्क फ्रॉम होम कराने का शायद कंपनी नहीं सोचती, क्योंकि ये बड़ी चीज फेल भी हो सकती थी। अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है 2-3 साल के लिए आप ले लीजिए, उसको फायदा है, कॉस्ट बच रहा है, वो बच रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज है, लॉजिस्टिक्स वगैरह। यहाँ से ऑन साइट का जो पेमेंट देते, जैसे इंडिया में ट्रैवल सस्ता है, अमेरिका वगैरह जो ऑन साइट भेजा जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट महंगा है कंपनीज का, यहाँ से वहां भेज करके और वहां वर्क फ्रॉम होम दे देता है। वहां लोग ऑफिस जाना चाहते हैं तो वहां वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है, वीक में 2 दिन आप ऑफिस जाइए, बाकी डेज वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ट्रांसपोर्ट बचाने का। तो ये सब स्ट्रेटेजिक चीज होती है कंपनी की, अपने अपने हिसाब से कॉस्ट बचाने के लिए, और बेनिफिट देखिए और फिर वो करती है। ऐसा टाइम आएगा मैम कि पोल्यूशन लेकर के भी वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पैंडेमिक के बाद ये कोई सोचा था क्या कि नर्सरी का बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा? यहाँ तो इतना हंगामा था कि फोन मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो मत दीजिए, आँख खराब हो रही है, बच्चों को दूर करिए, बच्चों को बाहर आउटडोर गेम्स खिलाइए, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए बाहर चीजों में, और अब सबको लैपटॉप और फोन दिला के क्लास अटेंड हो रहा है, वो भी 2 घंटे 6 घंटे स्कूल की तरह चल रहा था, जैसे एक पीरियड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बच्चा करना भी नहीं चाहती, तो चेंज है ना, फोर्स चेंज है। आप लोग भी करेंगे तो ऑफलाइन क्लास इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग देन ऑनलाइन क्लास, होता है ना, समझ में भी ज्यादा आता है। ऐसा ये होता है कि नेटवर्क इशू में इतना करता होता है कि अब आप कुछ बोल रही हैं, अच्छा हुआ है सबके साथ होता है, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है, और इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लासेस, इट इज आल्सो अबाउट the inter-people interaction which will keep you away from boredom। जैसे यहाँ पे भी अगर आप 5 क्लास आप यहाँ बैठ के करेंगे और 5 क्लास घर पे बैठ के करेंगे, दोनों में आपकी मेंटल स्टेट में बहुत फर्क पड़ेगा, आप बोर हो जाएंगे ऑनलाइन क्लास में, चाहे कितना भी अच्छा क्लास हो। ये चीज होती है क्योंकि वहाँ मोनोटनी होती है, आप एक टीचर बोल रहा है, आप अपने जगह पे बस हैं, यहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑन करते करते थे किए हैं, करते हैं लोग, हर एक को हम लोग पे जाते हैं। चलो, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। लिखिए, स्टार्ट कीजिए। Long into the class right now. Take a switch. Recruitment and selection.
पहले हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को क्या पता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, फिर हम पढ़ाएंगे। हायर करना है मैम रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन मतलब जो छटना जितना जितना वो छाट दिया अब उसमें से मैम रिक्रूटमेंट मतलब बहाली निकालना मैम। मैम किस जगह में कितना पोस्ट खाली है उस हिसाब से। मैम पूजा। और I think that recruitment is required. Before it requires some recruitment activities. उसके बाद select होगा उसमें क्या they will be hired. अच्छा, ये बताओ बीपीएससी का फॉर्म आया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये क्या हुआ, रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मैम। मैम रिक्रूटमेंट। तुम फॉर्म आया, फॉर्म भरने का एक लास्ट डेट है, तुमने फॉर्म भरा, ठीक है, एप्लीकेशन फिल किया, ये रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन। मैम रिक्रूटमेंट ही है। ये रिक्रूटमेंट है। मैम सिलेक्शन तो तब ना होगा जब हम सारा प्रोसेस आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, यू टेल मी। ये रिक्रूटमेंट है, जो तुमने कहा कि फॉर्म भरे वो भी रिक्रूटमेंट है मैम। प्रीलिम्स का डेट आया, ठीक है, आप प्रीलिम्स में अपीयर हुए, रिजल्ट आया, क्या हुआ, उसके बाद आपका फॉर्म आया, आपने फॉर्म फिल किया, आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आया, आपने प्रीलिम्स में अपीयर किया, ठीक है, प्रीलिम्स में अपीयर कर, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, okay? तो ये हो गया। उसके बाद जब प्रीलिम्स का कुछ लोग क्वालिफाई किए, कुछ लोग नहीं क्वालिफाई किए, ये रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन। मैम रिक्रूटमेंट ही है क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस ही चल रहा है ना। सोच के अपना इंडिविजुअल आंसर बोलना है, ऐसा नहीं कि कोई क्या बोल रहा है उसका सुन के बोलना है। मैम अभी तक तो प्रोसेस की, अभी तक तो मैम मैम प्रोसेस सिलेक्शन ही ना पूरा फाइनल मैम हो जाएगा तब ना मैम मैम सिलेक्शन सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए हम इस पोस्ट के लिए पूरा ये कंफर्म हो गया। आई एम पुटिंग यू इन गैलरी मोड। जितने लोग रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं हाथ उठाइए, क्लास में जितने लोग रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं और ऑनलाइन भी। प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे इसमें, ऑब्वियसली कुछ लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये स्टेप क्या हुआ, रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन। मैम सिलेक्शन सिलेक्शन किसने बोला, मैम मैंने नाम बताओ। सरोज शर्मा सरोज, ओके। पूजा अनम्यूट योरसेल्फ, आकृति अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अनम्यूट है। बताओ रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन तुम लोग बताओ। मैम सिलेक्शन होगा ना। हु सेड, विभा। सिलेक्शन मैम। ये स्टेप सिलेक्शन है, ठीक है। क्यों सिलेक्शन है, मैम क्योंकि डिस्क्वालीफाई किया गया है, कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया है इसलिए, ठीक और कुछ को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है। इसके बाद बताओ स्टेप, ये स्टेप सिलेक्शन है। इसके बाद बताइएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम में अपियर किया, उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड आया, मेंस का रिक्रूटमेंट के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए आप बैठे, मेंस में कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये स्टेप क्या है, रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मैम। ये सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू का राउंड आया, ठीक है, इंटरव्यू राउंड आया, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। ये रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन। मैम सिलेक्शन। मैम इसको सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट कहेंगे, ठीक है। और बाकी सिलेक्शन कितने लोग कह रहे हैं, सिलेक्शन कितने मैम लोग हैं? सिलेक्शन रोहित, सिलेक्शन।
इससे ये सत्यन कह रहा है रिक्रूटमेंट। इसके बाद सिलेक्शन हो गया कैंडिडेट का, मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद नहीं, ट्रेनिंग तो सिलेक्शन होने के बाद होता है ना मैम जॉब ऑफर। हाँ। मैम फिर उसके बाद ऑफर लेटर ना मिलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। देख रहे हैं हम कितना सारा कंफ्यूजन हो रहा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, इसीलिए पूछे हम। हो गया। इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है, जिस जहाँ मान लो कि होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। मेडिकल टेस्ट में भी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, होते हैं ना, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यस मैम। ये रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन, सिलेक्शन मैम सिलेक्शन। ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, मेरिट लिस्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। यस मैम। हाँ वो नहीं, ये स्टेप है। जॉब ऑफर, आपका ज्वाइनिंग लेटर जब आया, दिस इज डीम्ड टू बी सिलेक्शन, दिस इज डीम्ड टू बी फाइनल सिलेक्शन। समझ में आया? इससे क्या समझ में आया तुम लोग को? ये समझ में आया कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस समझो। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है when you go on adding as many number of applicants as are possible from any source, किसी भी सोर्स से जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको अप्लाई करने दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। जैसे बीपीएससी का जब फॉर्म आया तो किसी को रोका गया कि आर्ट्स वाले नहीं भरेंगे, साइंस वाले नहीं भरेंगे, जिसको भरना है जितनों को भरना है, 5 लाख तक भरेंगे और 5.5 लाख तक नहीं भरेंगे, ऐसा भी नहीं बोला जाता है। जितनों को फॉर्म भरना है आप उतना फॉर्म भरिए, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। यहाँ भी जब कंपनीज आती हैं तो वो ऐसा नहीं बोलती हैं कि 5 लोगों का सीवी लेके आइए, ठीक है, वो ये कहती हैं कि एलिजिबल स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर एलिजिबल स्टूडेंट्स आर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो जिनको जिनको सीवी देना है सब सीवी दीजिए। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नो मैम। नहीं होता है। मान लो अगर एक ही सीट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए लेने आ रही है कंपनी और एक ही सीट है, तो भी वो ये नहीं बोलते हैं कि 5 लोग सिर्फ सीवी देंगे। They will say the final year students are eligible, they can apply. So recruitment में the various applicants from various sources they can apply. अब तुमको क्या ये लगता है कि बिग बास्केट अगर यहाँ आती है और वो ये कहती है कि पीजीडीएम के स्टूडेंट को हम लेना चाहते हैं एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तुमको क्या ये लगता है कि बाकी जगह के पीजीडीएम स्टूडेंट्स को वो नहीं देख रही होगी? देख रही होगी? यस मैम। इसका क्या मतलब हुआ? यही जो अभी हम बताएं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जिस सोर्स से पॉसिबल है, क्या जिस सोर्स से पॉसिबल है अच्छा सिलेक्शन होना, उस सोर्स से जब आप एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन इज एलिमिनेशन, ओके। इसीलिए बोला जाता है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस because you go on adding as many number of applicants as possible through various sources, and selection is a negative process. क्यों? क्योंकि आप लोग छांटते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में? या सिर्फ डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। आप गुड कैंडिडेट्स को अप्लाई करने देंगे, जितने अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करने देंगे, तभी तो उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये है कि नहीं? कहने का मतलब रिक्रूटमेंट अच्छा होगा तभी सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, ओके? अंडरस्टूड? तो फॉर्म तो ऐसे लोग भी भर सकते हैं।
सब में हटते गए ना लोग, एलिमिनेट होते गए, वो सारा स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन था। मतलब जितने लोग जब जुड़ते हैं उसमें रिक्रूटमेंट होता है, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली ना वो सिलेक्शन करता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ये नहीं कहता है अपन 300 ही सीट तो होता है बीपीएससी में, 300 500 जो भी रहता है वेरियस पोस्ट। धीरे धीरे ये क्लास हड़बड़ाओ नहीं, ये क्लास जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का आगे आगे बढ़ाएंगे तब तुम लोग को बताएंगे कि इतने लोगों को क्यों इनवाइट किया जाता है, क्यों अलाउ किया जाता है, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का बेसिक डिफरेंस ये समझो कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यू गो ऑन अप्लाइंग एज मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एज पॉसिबल, and selection is a negative process, which means that you eliminate people. A good selection is always based upon good recruitment. When you can अच्छा सिलेक्शन तभी संभव है जब आप अच्छे लोगों को रिक्रूट करते हैं। अब देखो रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है, ये सुने हो कि नहीं कि जैसे बैंक पीओ, इसका एग्जांपल तुम लोग को बहुत पता हो, ये मालूम है ना कि डायरेक्ट पीओ का भी रिक्रूटमेंट होता है। यस मैम। लेती है डायरेक्ट पीओ के पोस्ट पे, ये तुमको मालूम है कि डायरेक्ट क्लर्क का भी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है, क्लर्क के लिए अलग से फॉर्म आता है। यस। ये तुमको मालूम है कि नहीं कि जो क्लर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो भी प्रमोट होकर पीओ बन जाते हैं। यस मैम। पहला वाला केस क्या हुआ, पहला वाला जो बाहर से सीधा आपने पीओ की बहाली की वो कहलाएगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मैम वो डिपार्टमेंटल ना होगा एग्जाम। डिपार्टमेंटल तो वो होगा जो अंदर डिपार्टमेंट से गया, यानी जो अंदर क्लर्क था वो 3 साल काम किया तो अब वो प्रमोट हुआ पीओ, वही होगा ना डिपार्टमेंटल। यस मैम। तो उसको कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी इंटरनली अगर पीओ का सीट खाली है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग को प्रमोट करके पीओ बना दिया, वो सीट को फुल किया। एक और होता है जो बैंक में अप्रेंटिस में अभी चल रहा है, अप्रेंटिस हायर करता है, उसमें एक इंटरनल एग्जाम होता है, वो क्या करता है? इंटरनली एग्जाम से जितने लोग प्रमोट होंगे वो इंटरनल एग्जाम, इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम तो होगी क्या, एग्जाम तो बाहर तो तुम बाहर का एग्जाम दे के आए तो वो क्लर्क, जब वो क्लर्क मान लो अप्रेंटिस के एग्जाम दे करके आया तो अप्रेंटिस के पोस्ट पे जब हुआ तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। अब अप्रेंटिस से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला जो पोस्ट आया जीआरएफ एग्जाम होता है, जीआरएफ का एग्जाम, जीआरएफ नहीं जायरो टाइप का एग्जाम होता है, जीआरएफ नहीं उसमें क्लर्क के लिए जो पीओ में प्रमोट होते हैं उनके लिए। तो जब तुम समझ नहीं रहे हो, जैसे क्लर्क के लिए अगर बाहर से फॉर्म आया, ठीक है, रिक्रूटमेंट आया सबके लिए कॉमन, तब ये कहलाएगा एक्सटर्नल। और अब ये एक्सटर्नल भूल जाओ, क्लर्क ऑर्गेनाइजेशन में मान लो काम कर रहा है, ठीक है, और ये 3 साल काम करने के बाद जब एग्जाम देके ऊपर गया या बिना एग्जाम दिए या जो भी टाइम बेस्ड प्रमोशन है मान लो, तब ये क्या कहलाएगा इंटरनल प्रमोशन, इंटरनल रिक्रूटमेंट। समझ आया? जैसे सीजीएल में भी एक पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का, ग्रुप सी का पोस्ट है, तो वो टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे जब बाहर से आया तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल। वो 10 साल लगभग लग ही जाता है, 10 साल नहीं उससे कम ही एग्जाम दे देंगे, तब वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, तब वो क्या कहलाएगा इंटरनल। और वो इनकम टैक्स अगर बाहर से आया तो एक्सटर्नल। मतलब समझ में आया? जैसे कि बिग बास्केट यहाँ आई, तुम लोग एमबीए हो तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे ले जाती है, तुमको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे ले गई तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल। और बिग बास्केट के अंदर भी लोग काम कर ही रहे होंगे, सुपरवाइजर होंगे जो कि काफी टाइम के बाद मैनेजरियल पोजीशन पे जाते हैं, मैनेजमेंट पोजीशन पे, असिस्टेंट मैनेजर जिसपे तुम भी जाओगे प्रोविजन के बाद। वो जब सुपरवाइजर प्रमोट हुआ तो वो कैसा रिक्रूटमेंट हुआ,
internal. Internal. So the recruitment from outside the organization is known as external recruitment, and recruitment from inside the organization is known as internal Internal. recruitment. ठीक, आज की क्लास को यहीं तक रखो। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बताएंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या क्या टाइप्स होता है, सिलेक्शन का स्टेप कैसा होता है, सिलेक्शन का प्रॉपर स्टेप्स होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन कौन सा स्टेप हुआ, क्या हुआ रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन? स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन मैम रिक्रूटमेंट मैम रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ? मैम एप्लीकेशन फॉर्म भरे उसका स्क्रीनिंग होगा। अब गलत फोटो लगाओगे, गलत फोटो होगा, ब्लर्ड इमेज होगा, तो उसको सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन होगा मैम, क्योंकि यू विल बी एलिमिनेटेड ना। जैसे फॉर्म का गाइडलाइंस दिया रहता है ना, फोटो अपलोडिंग के लिए डिक्लेरेशन या थंब इंप्रेशन, एंड इट इज रिपीटेड कि भाई अगर ब्लर्ड होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्शन जहां शुरू हुआ दैट विल बी सिलेक्शन। टेकन दिस टेकन द अटेंडेंस। चलो क्योंकि इसकी क्लास चल गया। मतलब जैसे बैंक में एक और कॉमन क्वेश्चन जो रहता है, आप जहाँ से हैं उसके बारे में वो भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। देखो क्वेश्चंस, सी द थिंग इज कि एचआर राउंड हमेशा टेक्निकल राउंड के बाद होता है। ठीक है, कोई कर रहा है उसके पता होगा उसके बारे में, मेरा अकाउंट मतलब डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछता है तो बताइए। समटाइम्स पता नहीं होता है, समटाइम्स पता होता है। अब तुम बोलोगे कि हम गया से हैं, तो गया के बारे में कौन नहीं जानता है? नहीं, नई चीज तुम बोल रहे हो। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट भागलपुर हो गया, इसके बारे में क्या जानेगा आपको दूसरा आदमी? पहली बात कि तुम किस टाइप का इंटरव्यू देने जा रहे हो, कौन जानेगा? वो जो इंटरव्यू बोर्ड का आदमी रहता है ना, वो बहुत रचा बसा हुआ आदमी रहता है, वो सब जानता है। तो पहली बात तो ये गलती करना मत सोच करके कि उसको कुछ नहीं आता है, वो बहुत सालों से इंटरव्यू ले रहा है। अब झूठ झूठ बोले। Don't try to make a fool of yourself. You'll end up making a fool of yourself. दूसरी बात, वो लोग बहुत, जैसे हम एक जस्ट छोटा सा हम तुमको एक बहुत घरेलू एग्जांपल देते हैं, जो बहुत बुजुर्ग लोग होंगे ना, वो तुम्हारे लड़कपन को देख करके वो ऐसे बोलेंगे कि ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमको समझ नहीं रहे, वो कंप्लीटली उस एज से गुजरे हैं, वो जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, फिर भी वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात, जो तुमने इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये होता है कि पहले कि तुम किस तरीके के इंटरव्यू में बैठ रहे हो। तुम टेक्निकल इंटरव्यू में बैठोगे तो उसको टेक्निकल से, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए तुम जा रहे हो तो उसको तुम्हारे शहर से बहुत मतलब नहीं। ये सब क्वेश्चन एक स्किल देखने के लिए होता है, ठीक है, एक स्किल देखने के लिए कि तुम्हारा बेसिक स्किल्स कैसा है, कैसे बात करते हो। हम तुमसे कुछ पूछेंगे तो तुम 5-6 लाइन बोलोगे, तो हम जज करेंगे कि तुम कैसा बोलते हो, ठीक है। तुम गया के बारे में हो, तुम कितने इग्नोरेंट हो, बोध गया के बारे में सब जानता है। जब गया के बारे में कुछ हाईलाइट करना होगा तो बोध गया उसके साथ आएगा ही आएगा, कोई राजगीर बोलेगा तो उसके साथ आएगा। ये सब क्वेश्चन तुम लोग को मैनेजमेंट में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह में जब जाते हो तब होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ज्यादा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इलैबोरेट योर इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर where you belong to, ऐसे क्वेश्चंस तब पूछे जाते हैं। कभी-कभी छांटना होता है तो कोई ऐड किया है। हाँ? तो जहाँ क्वेश्चन, जहाँ सिलेबस है वहां तो पूछा जाएगा ही। तुम कमीशन के एग्जाम में बैठोगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उस एग्जाम्स के बारे में तो बोला ही जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। चलो ठीक है, we'll end the class here. The next class will continue with this.